हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था के बारे में। द न्यू चैप्टर फॉर द क्लास 12th केमिस्ट्री, फर्स्ट चैप्टर है 12th क्लास का, जो ACF के एग्जाम में, नीट के लिए और जेई के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था के बारे में। तो सबसे पहले हमें इस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, सॉलिड्स क्या होते हैं, है ना। व्हाट आर सॉलिड्स? सॉलिड्स के बारे में हम सिंपल सी बात बोलते हैं कि पदार्थ की वह अवस्था, है ना, पदार्थ की एक ऐसी अवस्था जिसमें क्या हो, कणों के मध्य दूरी, कणों के मध्य जो दूरी है ना, डिस्टेंस, दूरी, वो क्या होती है, न्यूनतम होती है। ठीक है, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स, जब कणों के बीच की दूरी सबसे कम होती है तो उसे हम बोलते हैं सॉलिड स्टेट, यानी कि ठोस अवस्था। दूसरा, ठोसों का मेन प्रॉपर्टी या मेन गुण क्या है? ठोसों में एक और बहुत बढ़िया गुण होता है, और वो क्या होता है, इनका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं, है ना। इनका जो आकार है, शेप और वॉल्यूम, ना, वॉल्यूम यानी आयतन, तो इनका आकार और आयतन दोनों ही फिक्स्ड होता है, दोनों ही निश्चित होते हैं, सॉलिड्स कहलाते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है सॉलिड के अंदर जो इंपॉर्टेंट है, जो सॉलिड को लिक्विड और गैसेस से डिफर करता है, और वो प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, यानी कि ठोसों में दबने का गुण, संपीड़न का गुण या संपीड्यता जो है वो बहुत कम, हम कह सकते हैं नेग्लिजिबल, नगण्य होती है। तो इनमें क्या होता है, संपीड़न, संपीड़न यानी कंप्रेसिबिलिटी, संपीड़न का जो गुण है, संपीड़ितता का गुण, वो ठोसों के अंदर क्या होता है, नगण्य होता है। इसका मतलब नेग्लिजिबल होता है, आप कंप्रेस नहीं कर सकते सॉलिड को, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में ऑलरेडी डिस्टेंस क्या है, मिनिमम। इस मिनिमम डिस्टेंस से और डिस्टेंस कम होना मुमकिन नहीं है सॉलिड के अंदर। दीज आर दी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। अगर किसी में ये 3 प्रॉपर्टीज है, इसका मतलब वो स्टेट जो होगी मैटर की, पदार्थ की वो अवस्था जो होगी, उसे हम कहेंगे सॉलिड स्टेट। क्लियर? अब देखो, सॉलिड्स जो हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, और यहां से आपको बोर्ड एग्जाम में भी और कंपटीशन लेवल में भी सवाल पूछा जाएगा कि सॉलिड्स जो हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। 2 प्रकार के सॉलिड होते हैं। एक को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब है क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन। और एक को हम कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस मींस नॉन क्रिस्टलाइन, अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय ठोस, एमॉर्फस सॉलिड। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड, क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। फर्स्ट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के अंदर सॉलिड स्टेट में से यही पूछा जाता है, राइट एनी 2 और 3 डिफरेंस बिटवीन द क्रिस्टल एंड नॉन क्रिस्टल्स। अक्रिस्टल और क्रिस्टल में 2 अंतर लिखिए, या 3 अंतर लिखिए, या 2 एग्जाम्पल लिखिए। तो देखते हैं पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है और कंपेयर करते हैं उसको नॉन क्रिस्टलाइन से। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है? ऐसा सॉलिड, सॉलिड किससे बना होता है? पार्टिकल से। ऐसा सॉलिड जिसमें पार्टिकल्स यानी कि जो अवयवी कण है वो नियमित व्यवस्था में हो, रेगुलर अरेंजमेंट में हो। अगर वो रेगुलर अरेंजमेंट में है तो हम उसको बोलते हैं क्रिस्टल, और अगर पार्टिकल्स रेगुलर अरेंजमेंट में नहीं होते हैं, रैंडमली अरेंज होते हैं, अनियमित व्यवस्थित होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब है वे ठोस जिनमें अवयवी कण, दैट मीन्स कंपोनेंट पार्टिकल्स, अवयवी कण नियमित रूप से, है ना, नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं, नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं, रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, नियमित रूप से व्यवस्थित होने का मतलब है एक निश्चित ज्यामितीय में व्यवस्था, एक फिक्स्ड जियोमेट्री में अरेंज होना। आप यूं कह सकते हो, इनकी जो ज्यामिति है वो निश्चित होती है, ये निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में होते हैं। तो इनकी जो ज्यामिति है वो क्या होती है? निश्चित होती है और व्यवस्थित होती है। निश्चित यानी कि फिक्स्ड एंड
अरेंज्ड या रेगुलर अरेंजमेंट में जब ज्योमेट्री हो तो उसे हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। नॉन क्रिस्टल्स क्या होते हैं या एमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं? वे क्रिस्टल जिनमें अवयवी कण, दैट मीन्स कंपोनेंट पार्टिकल्स, ठीक है, अवयवी कण निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में, रेगुलर अरेंजमेंट में, निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था, रेगुलर अरेंजमेंट या ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट व्यवस्था में नहीं होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं नॉन क्रिस्टल्स। रेंडमली अरेंज, द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इज रैंडम, तब हम उसको बोलते हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्लियर? सेकेंड डिफरेंस क्या है क्रिस्टल्स में और नॉन क्रिस्टल्स में? तो ध्यान से सुनिएगा। जो क्रिस्टल्स है ना, इनका मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक जो है वो फिक्स्ड होता है। ये एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट पे कंप्लीट मेल्ट होते हैं विदाउट एनी सेमी सॉलिड स्टेट, बिना किसी अर्ध ठोस अवस्था में आए हुए ये डायरेक्टली पूरे मेल्ट हो जाते हैं एक साथ। यानी हम यूं कह सकते हैं इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट मींस गलनांक जो है वो निश्चित होता है, गलनांक निश्चित होता है, फिक्स्ड गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट इज फिक्स्ड, उसे हम बोलते हैं सॉलिड। और मेल्ट होते टाइम क्या नहीं बनाएंगे? सेमी सॉलिड नहीं बनाएंगे। एक तो होता है ना कि मेल्ट होता है, पिघलता है, तो पिघलते पिघलते पहले एक अर्ध ठोस बनता है ना, हल्का गाढ़ा, ना तो द्रव ना ठोस अवस्था आती है और फिर पिघल के द्रव अवस्था में बदलता है। वैसा कुछ नहीं होता इनमें। कंप्लीट मटेरियल जो है, कंप्लीट सॉलिड क्रिस्टलीय सॉलिड जो है वो एक ही बार में पूरा मेल्ट हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड। इनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड नहीं होता, इनका जो गलनांक है नॉन क्रिस्टल्स का वो गलनांक निश्चित नहीं होता है, फिक्स्ड नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। और पिघलते वक्त क्या होगा इनमें? पिघलते वक्त इनमें एक सेमी सॉलिड स्टेट बनेगी, एक अर्ध ठोस अवस्था आएगी बीच में। जब ये मेल्ट होंगे तो बीच में एक सेमी सॉलिड स्टेट बनती है, वो होते हैं नॉन क्रिस्टल सॉलिड। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, जैसे कि नारियल का तेल, सर्दियों में नारियल का तेल जमा हुआ होता है, जैसे ही हम उसको धूप में रखते हैं पहले वो पिघल के एक सेमी सॉलिड बनाता है, अर्ध ठोस बनाता है, फिर धीरे धीरे पूरा मेल्ट होता है और पिघलता है। कहने का मतलब है वो किस प्रकार का ठोस हो गया? नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं? एक साथ एक ही मेल्टिंग पॉइंट पर कंप्लीट मटेरियल एक साथ क्या होगा? पूरा मेल्ट हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट इनका फिक्स्ड होता है। तीसरा और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिस पर एग्जाम के अंदर सवाल पूछते हैं वो आप ध्यान रखना, क्रिस्टलों में जो है इनके अंदर एक गुण होता है जिसे हम बोलते हैं एनाइसोट्रॉपी। एनाइसोट्रॉपी हिंदी में कहते हैं विषम देशिकता, विषम देशिकता। तो इनमें एनाइसोट्रॉपी की प्रॉपर्टी होती है, विषम देशिकता का गुण होता है। क्या होता है एनाइसोट्रॉपी? बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट सवाल आता है ना, एनाइसोट्रॉपी, कमेंट्स ऑन या शॉर्ट नोट्स ऑन एनाइसोट्रॉपी। एनाइसोट्रॉपी जो है किसे कहते हैं? विषम देशिकता क्या होती है? नॉन क्रिस्टल्स में ये नहीं होती है, इनमें सम देशिकता होती है। तो पहले मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिए, विषम देशिकता क्या है। विषम देशिकता का मतलब है कि क्रिस्टलों के कुछ गुण, कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ गुण जो है वो अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। सम प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक। क्रिस्टल का जो अपवर्तनांक है, जो भी ठोस क्रिस्टलीय ठोस होगा उसका अपवर्तनांक अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होगा। जैसे डायमंड है, अगर आप डायमंड को स्ट्रेट देखेंगे तो आपको आपकी इमेज कुछ उसमें अलग दिखेगी, लेकिन हल्का सा रोटेट करेंगे, रोटेट करते हुए देखेंगे तो आपकी इमेज उसमें हो सकता है छोटी हो जाए, लंबी हो जाए, फैल जाए, है ना, या बहुत ही ज्यादा पतली हो जाए। कहने का मतलब है डायमंड एक क्रिस्टलीय ठोस है और उसका जो अपवर्तनांक है वो अलग अलग डायरेक्शन में आपको अलग अलग दिखा रहा है। उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? एनाइसोट्रॉपी। That means some properties are different in different direction. But non crystals में ऐसा नहीं होता। इनमें क्या होता है? इनमें
समदैशिकता का गुण होता है, समदैशिकता का गुण होता है। आइसोट्रॉपी होती है। आइसोट्रॉपी का मतलब ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल डायरेक्शन, यानी कि सभी भौतिक गुण सभी दिशाओं में एक समान होते हैं। सभी भौतिक गुण सभी दिशाओं में, सभी भौतिक गुण सभी दिशाओं में एक समान होते हैं, एक समान होते हैं। तो इनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग नहीं होता है ना। जैसे कांच, जैसे अपन कांच की बात करते हैं तो कांच क्या है, आगे मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगा, उसमें आएगा ग्लास। ग्लास एक नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो जो पूरा ग्लास है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हर डायरेक्शन में एक जैसा होता है, कभी भी चेंज नहीं रहता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम इन सेम डायरेक्शन। नॉन क्रिस्टल फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। एनाइसोट्रॉपी उसे हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये डायरेक्ट सवाल आया एग्जाम में, तो आपको क्या लिखना है, क्या होती है विषमदैशिकता? क्रिस्टलों के कुछ भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होता है, जिसे एनाइसोट्रॉपी विषमदैशिकता कहते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखिए और क्या डिफरेंस है, मैं ऊपर लिख रहा हूं उनको। कुछ और डिफरेंस हम देखते हैं सॉलिड्स में, और एमॉर्फस सॉलिड और मॉर्फस सॉलिड यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में। तो देखिए एक और डिफरेंस मैं आपको बताता हूं दोनों में क्या है। क्रिस्टल्स के अंदर जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ना, ये दीर्घ परास व्यवस्था में होते हैं, लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट होता है इनमें। इनमें होता है दीर्घ परास व्यवस्था। दीर्घ परास व्यवस्था का मतलब है लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट, यानी क्रिस्टलों में जो अवयवी कण हैं जो नियमित रूप से व्यवस्थित हैं वो बहुत लंबी परास तक, है ना, बहुत लंबे टाइम तक, लंबी दूरी तक क्या रहते हैं, निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में रहते हैं। उसके बाद हो सकता है कहीं पर व्यवस्था थोड़ी बहुत अनियमित हो जाए, फिर वापस एक लंबी परास तक क्या होगा, रेगुलर अरेंजमेंट में होगा। उसको बोलते हैं दीर्घ परास व्यवस्था, दैट मीन्स लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट। लेकिन नॉन क्रिस्टलाइंस में ऐसा नहीं होता। इनमें क्या होता है, लघु परास, लघु परास व्यवस्था, शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट होता है इनमें। शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट का मतलब है जो नॉन क्रिस्टल्स होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं, उनमें अवयवी कण ज्यादातर समय तक तो क्या रहते हैं, इर्रेगुलर अरेंजमेंट में, अनियमित व्यवस्था में रहते हैं। लेकिन उसके बाद कहीं कहीं एक छोटी परास में, बहुत ही छोटे टाइम के लिए, छोटी परास के लिए इनकी व्यवस्था कैसी होती है, नियमित हो जाती है क्रिस्टलों की तरह। तो लंबी परास तक तो ये नॉन क्रिस्टल रहते हैं, और एकदम स्लाइटली छोटी सी परास में क्या होते हैं, ये रेगुलर अरेंजमेंट में आ जाते हैं। उसे हम बोलते हैं लघु परास व्यवस्था, दैट मीन्स शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट। नेक्स्ट डिफरेंस दोनों में क्या है, तो ध्यान से सुनना। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं उनको हम बोलते हैं ट्रू सॉलिड, वास्तविक ठोस, इन्हें वास्तविक ठोस कहा जाता है। ट्रू सॉलिड्स वास्तविक ठोस कहते हैं। यानी जब भी अगर आप में से किसी ने अगर कभी ठोस बोल दिया तो इसका मतलब वो ठोस कौन सा है, क्रिस्टलाइन ठोस है। इन्हें हम बोलते हैं ट्रू सॉलिड। जो सॉलिड्स होते हैं वो क्रिस्टल ही होने चाहिए, कहने का मतलब ये है ना, ट्रू सॉलिड्स। जबकि ये जो होते हैं नॉन क्रिस्टलाइन, इनको हम बोलते हैं स्यूडो सॉलिड, आभासी ठोस, है ना। ट्रू सॉलिड नहीं बोलते, इनको बोलते हैं आभासी ठोस, स्यूडो सॉलिड। ये वास्तव में ठोस होते नहीं है, लेकिन ठोस होने का नाटक करते हैं। हम यूं कह सकते हैं स्यूडो सॉलिड्स होते हैं, ट्रू सॉलिड्स नहीं होते। तो जो नॉन क्रिस्टल्स होते हैं उनको एक तरह से ठोसों की श्रेणी में नहीं रखा जाता, उनको स्यूडो सॉलिड्स, ठीक है, आभासी ठोस की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट डिफरेंस मैं आपको बताऊं, एक और डिफरेंस है सॉलिड्स के अंदर और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर। क्या डिफरेंस, क्या है वो डिफरेंस, तो वो सुनना आप। जब क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करते हैं, काटते हैं, तो इनकी जो सरफेसेस होती हैं, सतह जो होती है वो समतल होती है। ये शो करता है कि इनमें जो अरेंजमेंट है वो कैसा है, रेगुलर अरेंजमेंट है। यानी आप कहीं से कट कर रहे हो तो वहां की जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर है, इसलिए दोनों सरफेसेस जो हैं, कटी हुई सतहें दोनों, है ना, वो एकदम कैसी होती हैं, समतल होती हैं, प्लेनर होती हैं, खुरदरी नहीं होती।
लेकिन नॉन क्रिस्टल में व्यवस्था कैसी होती है? अनियमित व्यवस्था होती है। और अगर व्यवस्था अनियमित होगी और आप उसको कट करोगे तो उसकी कटी हुई जो सतह है वो खुरदरी होती है, रफ होती है। ठीक है, तो यहां स्मूथ सरफेस होगी और यहां पे रफ सरफेस होगी। तो हम कह सकते हैं इनको क्या करते हैं? काटने पर कटी हुई सतह, सरफेस। ठीक है, कटी हुई सतह कैसी होती है? समतल यानी प्लेन होती है, उबड़ खाबड़ नहीं होती, कहने का मतलब है ना, खुरदरी नहीं होती, एकदम प्लेन सरफेस बनती है। जबकि यहां ऐसा नहीं होता, यहां पर क्या होता है? काटने पर कटी हुई सतह कैसी होती है? कटी हुई सतह खुरदरी होती है, रफ होती है। जो फ्रेशली कट सरफेस होती है वो रफ होती है, खुरदरी होती है। समझ में आया आपको? तो मैंने आपको काफी सारे डिफरेंसेस बताए, मैं आपको और भी डिफरेंस बताऊंगा, कोई भी पॉइंट अपने हाथ से चूकना नहीं चाहिए, है ना। सारे डिफरेंसेस पता होने चाहिए कि क्रिस्टल में और नॉन क्रिस्टल में डिफरेंसेस क्या क्या है। एक और डिफरेंस मैं आपको बताता हूं क्रिस्टल और नॉन क्रिस्टल में, और वो ये है कि जो क्रिस्टल्स होते हैं, है ना, इनका जो कूलिंग कर्व होता है, कूलिंग कर्व, शीतलन वक्र, कोई भी अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो इसका शीतलन वक्र यानी ठंडे करने का जो ग्राफ है वो सतत नहीं होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। मतलब इनका शीतलन वक्र कूलिंग कर्व असतत होता है। मतलब टेम्परेचर में जो डिक्रीमेंट हो रहा है वो कंटिन्यूअसली नहीं होता। टेम्परेचर थोड़ा डिक्रीज होता है, फिर कांस्टेंट हो जाता है, फिर डिक्रीज होता है, फिर कांस्टेंट हो जाता है, फिर डिक्रीज होता है। ग्राफ कुछ इस तरीके का ग्राफ जो है इनमें बनता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का हमको मिलता है। देखिए, ये कूलिंग कर्व इस तरह से प्राप्त होता है। टेम्परेचर के बीच में ग्राफ है, ये कूलिंग शीतलन की दर के बीच में। ठीक है, ये ग्राफ इस तरह से हमें मिलता है। देखो, दैट मीन्स टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट। टेम्परेचर पहले कांस्टेंट है, फिर डिक्रीज हुआ, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर कांस्टेंट हुआ। इस तरह से कर्व जो है वो हमें एकदम स्ट्रेट नेगेटिव स्लोप के साथ में नहीं मिलता है। इसे कहते हैं डिसकंटिन्यूअस कूलिंग कर्व, असतत शीतलन वक्र। ऐसा इनमें नहीं होता है। क्रिस्टलों में क्या होता है, नॉन क्रिस्टल्स में क्या होता है कि इनका जो शीतलन वक्र है, कूलिंग कर्व जो है, शीतलन वक्र, वो कैसा होता है? सतत होता है। दैट मीन्स कंटिन्यूअस होता है। जब आप इनको मेल्ट करते हो तो इनका जो टेम्परेचर है, ठंडा करने पर, मेल्ट नहीं कहूंगा मैं, ठंडा करने पर जो इनका ताप है, टेम्परेचर है, वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता है विदाउट एनी चेंज। कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता है, जबकि यहां पे कंटिन्यूअसली डिक्रीज नहीं होता है क्रिस्टल्स में। तो देखिए, ये इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा कूलिंग कर्व में। फॉर द नॉन क्रिस्टल कंटिन्यूअसली टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन क्रिस्टल्स एंड नॉन क्रिस्टल्स में। मैं आपको एग्जाम्पल भी बताता हूं, कौन कौन से क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, कौन कौन से नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एसीएफ के एग्जाम के लिए। इनमें से कौन सा एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है या इनमें से कौन सा एक क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है। सो सम एग्जांपल्स जो आपको याद रखने है ना, आगे मैं खूब सारे बताऊंगा, अभी मैं कुछ बेसिक एग्जांपल बता रहा हूं क्रिस्टल्स के। क्या होते हैं क्रिस्टल्स में? सबसे कॉमन एग्जांपल है हीरा, डायमंड, ठीक है, ग्रेफाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, आयोडीन क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठोस CO2 या ठोस H2O, बर्फ कह दो या कार्बन डाइऑक्साइड कह दो, कौन सी फॉर्म में? सॉलिड CO2 क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, है ना। आयोनिक कंपाउंड्स, जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं वो सबके सब आयोनिक यौगिक कैसे होते हैं? दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। मेटल्स, ऑल द मेटल्स आर क्रिस्टल्स। सारे मेटल्स में जो अरेंजमेंट होता है परमाणुओं का धातुओं में, वो क्रिस्टलीय व्यवस्था होती है। तो एक और एग्जांपल हमारे सामने आ गए। मेटल्स अगर आपको कहीं दिख जाए तो समझ लीजिएगा वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। नॉन क्रिस्टल्स कौन से होते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस कौन से होते हैं? तो सम एग्जांपल्स ऑफ नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तो हजारों हैं, लाखों हैं, कितने याद रखेंगे। ये कुछ जो है गिने चुने एग्जांपल्स हैं जो आपको याद रखने हैं नॉन क्रिस्टल्स के। सबसे पहला नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है कांच, रबर, प्लास्टिक,
कांच, रबर, प्लास्टिक, लकड़ी, है ना, कांच, रबर, प्लास्टिक, लकड़ी, पॉलीमर्स। पॉलीमर्स में सारे पॉलीमर्स नहीं होते, कुछ पॉलीमर्स नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं तो कुछ पॉलीमर्स क्रिस्टलाइन होते हैं। ये 4 एग्जाम्पल तो आपको याद रखनी है, कांच, रबर, प्लास्टिक और लकड़ी आर नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। तो आपको अंतर समझ में आया? सॉलिड कितने टाइप के होते हैं? 2, एक क्रिस्टलाइन और एक नॉन क्रिस्टलाइन, और उनमें बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं? ये उनमें बेसिक डिफरेंसेस हैं। एक लास्ट पॉइंट के साथ क्रिस्टल और जो है सॉलिड का मैं क्लासिफिकेशन, ये जो टाइप्स का क्लासिफिकेशन है ये कंप्लीट कर रहा हूं, एंड दैट पॉइंट इज डायरेक्टली आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम। सीधा पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में या कंपटीशन एग्जाम में, वो सुनिएगा। वो क्या पॉइंट है? वो पॉइंट है कांच के ऊपर, ग्लास के ऊपर। ये जो कांच होता है ना, ग्लास, इसे बोलते हैं सूडो सॉलिड, इसे बोलते हैं सूडो सॉलिड। ग्लास को बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। सूडो सॉलिड तो सारे आभासी ठोस तो सबको ही बोलते हैं, उसके अलावा इस कांच का एक और नाम है, इसे बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड, अति शीतित द्रव। कांच को अति शीतित द्रव, सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, क्यों कहते हैं? Why the glass is called super cooled liquid? क्यों बोला जाता है ग्लास को? तो कारण सुनिएगा इसका। ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो ग्लास के पार्टिकल्स होते हैं, जैसे ये ग्लास है और ये ग्लास के कण हैं, जो ग्लास के पार्टिकल्स है, ये ग्लास के पार्टिकल्स है, ठीक है। जब इनके ऊपर ग्रेविटी का फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है इनके ऊपर, तो धीरे धीरे ये पार्टिकल जो है मूव करते हैं, गति करते हैं, और धीरे धीरे ये मोशन करते करते, है ना, बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, ये हजारों साल लग जाते हैं ना, बहुत ज्यादा सालों के बाद की बात बता रहा हूं मैं। ये धीरे धीरे गति करते करते नीचे आ जाते हैं, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ में ये गति करने लगते हैं और धीरे धीरे नीचे आके पेंदे में जमा हो जाते हैं, यानी मोशन कर रहे हैं पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स लिक्विड के जैसे मोशन कर रहे हैं, इसलिए इनको बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड, अति शीतित द्रव। तो कांच को अति शीतित द्रव क्यों कहा जाता है? कारण पूछ ले आपसे तो आप कहेंगे क्योंकि ग्लास पार्टिकल, यानी कि जो कांच के कण हैं, कांच के कणों में द्रवों के समान, लिक्विड की तरह द्रवों के समान बहने का गुण होता है, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो, बहने का गुण होता है, इसलिए इसे सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है। फ्लोइंग नेचर किसमें होती है? फ्लोइंग नेचर होती है या तो गैसेस में या लिक्विड में, है ना, और ये लिक्विड की नेचर है। धीरे धीरे पार्टिकल्स का ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ, धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण के साथ नीचे की ओर जाना, ये प्रॉपर्टी कहलाती है सुपर कूल्ड लिक्विड, ग्लास की प्रॉपर्टी। और इसी वजह से जो पुरानी इमारतें होती है ना, इसी गुण के कारण जो ओल्ड बिल्डिंग्स हैं, पुरानी इमारतें, जो पुरानी इमारतें होती हैं, इमारतों के जो कांच है, इमारतों के कांच नीचे से यानी कि पेंदे से मोटे होते हैं। जो पुरानी इमारतों के ग्लासेस है, ओल्ड बिल्डिंग्स के जो ग्लास लगे होते हैं, वो पेंदे से ट्रांसपेरेंट नहीं होते, पेंदे से थोड़े मोटे होते हैं और ऊपर से पतले होते हैं। पतले ऊपर से क्यों हो गए? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लगा और कणों में बहाव हुआ, तो ऊपर कणों की संख्या कम हो गई, तो वहां पे ट्रांसपेरेंसी बनी रही। लेकिन नीचे जब ये बहुत सारे एक साथ एकत्रित हो गए, पास पास आ गए, तो वहां ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता जो है वो खत्म हो गई, इसलिए वो नीचे से थोड़े मोटे होते हैं, ट्रांसपेरेंट नहीं होते, धुंधला दिखता है नीचे की तरफ से, ऊपर की तरफ से साफ दिखता है। उसका कारण है ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड नेचर का होना। इज दैट क्लियर? तो ये आपका पहला पॉइंट था सॉलिड के बारे में जो मैंने आपको पढ़ाया कि ठोस 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस, और उससे रिलेटेड एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है आपको। चलिए अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्रिस्टल्स के बारे में, द सेकेंड लेक्चर ऑफ द सॉलिड स्टेट। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं?
और उनके बारे में डिटेल, यूनिट सेल क्या होती है, मात्रक कोष्टिका या स्पेस लैटिस, क्रिस्टल लैटिस के बारे में, और यूनिट सेल के ऊपर न्यूमेरिकल्स कैसे पूछे जाते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इस लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।